गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शाबाश बेटे, प्लीज वेव योर हैंड इन केस आई एम क्लियरली ऑडिबल। ओके ओके, बहुत अच्छे। तो बेटे आज ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो है तो प्लस टू के, लेकिन वो वेक्टर की नॉलेज भी साथ में मांगते हैं। प्लस टू की नॉलेज तो मांगते ही हैं, प्लस वन वाले वेक्टर की नॉलेज भी साथ में मांगते हैं। अगर वो क्वेश्चंस हमने करने हैं तो हमें थोड़ा सा वेक्टर्स के पॉइंट को रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगा स्लाइड्स की, फिर मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। देखो, मैं वेक्टर्स में ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, जो ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता। मैंने एडवांस चीजें बतानी है सिर्फ, इसी ध्यान से सुन लो। नंबर वन, जो वेक्टर्स होते हैं, अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है तो उनकी डायरेक्शन में स्मॉलर एंगल लेना है हमें, लार्जर नहीं लेना। अब दो वेक्टर्स जो हैं, इनकी प्रोडक्ट जो होती है वो दो तरह से हो सकती है। प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होती है दोनों में डॉट प्रोडक्ट, एक होती है दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर्स की जो मल्टीप्लाइकेशन है दो तरीके से हो सकती है। ओके, डॉट को डॉट से लिखते हैं, क्रॉस को क्रॉस से लिखते हैं। जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ना जो भी, वो आंसर अपने पास मैग्नीट्यूड तो रखेगा, डायरेक्शन कभी नहीं रखेगा। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको स्केलर बोलते हैं। इसलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। और जो इसका आंसर आएगा बेटे, जो इसका आंसर आएगा, उसमें 100% डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। जिसके पास दोनों फीचर्स होते हैं उसको क्रॉस प्रोडक्ट, उसको वेक्टर बोलते हैं। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दोनों चीजें हैं इसके पास। अब इनका आंसर क्या आएगा अभी समझाता हूं आपको। दूसरी बात, दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों की प्रोडक्ट के बारे में यानी मल्टीप्लाइकेशन के बारे में टीचर मोटी मोटी बात करके आया। क्या इन दोनों वेक्टर्स को ऐड भी करा जा सकता है? आंसर इज यस, दे आर एडेबल। क्या इन दोनों वेक्टर्स को आपस में माइनस भी करा जा सकता है? द आंसर इज वेदर दे आर सबट्रैक्टेड ईच अदर, सबट्रैक्टेबल। आंसर इज यस, यस। क्या इन दोनों वेक्टर्स को आपस में डिवाइड भी करा जा सकता है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। देखें क्लास में कौन बच्चा बताता है इसका आंसर क्या आना चाहिए? एनीबॉडी? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। कोई नहीं बता रहा? तो आपको देखो, प्लस वन बेसिक डिम हो गया बच्चे आपका। तो आपको याद होना चाहिए, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवीजन किया ही नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल। दुनिया की किसी भी किताब में आप ऐसा देखोगे नहीं, एक वेक्टर को दूसरे से डिवाइड करा। इसका मतलब जो वेक्टर अलजेब्रा होता है वो नॉर्मल अलजेब्रा से अलग होता है। उसमें प्लस कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं,
हाँ जी कर सकते हैं, बल्कि प्रोडक्ट को तो दो तरीके से कर सकते हैं, डॉट से भी कर सकते हैं, क्रॉस से भी कर सकते हैं। तो पहली नॉलेज, वेक्टर अलजेब्रा में डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, प्रोडक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर पॉसिबल। जिनको यहां तक समझ आ गया प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड। बेटे देखो आपके फंडामेंटल्स हिले हुए हैं, मैं कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि आपने +1 का रिवाइज ही नहीं करा कभी। दूसरा पॉइंट, अब इधर आ जाते हैं, फिर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर आ जाते हैं, अगर दो वेक्टरों को ऐड मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो हम देखेंगे यहां से लेकर यहां तक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, लंबाई कितनी है, मैग्नीट्यूड, उसको यहां लिख देंगे। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, उसको यहां लिख देंगे। याद रहे इधर मैंने एरो लगाया, बीच में डॉट लगाया, इधर सिंपल मैथ की मल्टीप्लीकेशन। और इन दोनों में जो एंगल है स्मॉलर वाला, उसका कॉस ले लेना है, वो भी मल्टीप्लाई कर देना। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलती है। साइंटिस्टों ने बताया वर्ल्ड वाइड, पूरा वर्ल्ड, दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा। मैंने किताबों से सीखा, आपके सर ने किताबों से सीखा, और आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके अंदर कहीं भी डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है। एक बात और, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी हो तो क्या करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो मैग्नीट्यूड भी आएगा और कोई पैरामीटर ऐसा भी होएगा जो डायरेक्शन भी बताएगा। तो टीचर पहले मैग्नीट्यूड वाला सेक्शन लिख के दिखा रहा है आपको ग्रीन कलर से। मैग्नीट्यूड होएगा ए बी साइन थीटा। बच्चा कहेगा ओके सर, उधर डॉट प्रोडक्ट में कॉस लगाना है, इधर साइन लगाना है, बाकी तो सेम ही है। यस, लेकिन यहां पर डायरेक्शन भी मल्टीप्लाई होगी। डायरेक्शन के लिए टीचर यूज कर रहा है व्हाइट कलर, एन कैप, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की यूनिट मैंने जिसका अपना मैग्नीट्यूड 1 हो, तो जिसका अपना मैग्नीट्यूड 1 है, वो अगर इस ग्रीन पोर्शन से मल्टीप्लाई होएगा भी, तो मल्टीप्लाई होने से मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन यूनिट वेक्टर के पास एरो लगा रखा है टीचर ने, जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होएगी ना, एन कैप लिखा हुआ, वही इस इन दोनों वेक्टरों को मल्टीप्लाई करके जो ये नया वेक्टर बना ओवरऑल, उसकी भी वही डायरेक्शन होएगी जो यूनिट वेक्टर की है। चाहो तो हम उस नए वेक्टर को सी वेक्टर कह सकते हैं, पर इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी कैसे है, एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वही सी वेक्टर की होगी, पर एन कैप की निकालेंगे कैसे, ध्यान से सुनो। एन कैप की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड पाम रूल लगाना पड़ता है। राइट हैंड पाम रूल, वो क्या होता है, ध्यान से सुना। आपने देखना है दोनों वेक्टरों में से लेफ्ट साइड पर कौन सा है, ए वेक्टर है। आपने अपने राइट हैंड की हथेली को, हथेली के ऊपर जो लेफ्ट वेक्टर है उसको रख देना है, ए रख दिया। जैसे ये ए वेक्टर हो, ये मैंने यहां से उठा के यहां रख दिया। देखो, ए वेक्टर को आप पहले वाले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ पुश करोगे राइट हैंड की हथेली से, थ्रू थीटा। ऐसे नहीं है कि ए को दबा के वो बड़े वाले एंगल फाई से लेकर आके ऐसे ले जाओ, गलत। ए को बी की तरफ लेके जाना है स्मॉलर एंगल थीटा से, जिसको टीचर ने येलो कलर से टिक कर रखा। ए ऐसे लेके दे दे, ऐसे करने से मेरा अंगूठा किधर को है, आप लोगों की तरफ है, तो वही इस एन कैप की डायरेक्शन है। एक बच्चा कहता है सर अगर मैं यहां पर बी क्रॉस ए लिख देता, बी क्रॉस ए, तो बताओ। तो मैं कहता ये मैंने राइट हैंड को बी के साथ टच करना है, तो ए की तरफ धक्का मारूंगा, बी का ए की तरफ, तो अंगूठा अंदर को जा रहा है, देखो अंगूठा मेरा अंदर को जा रहा है। अगर ए क्रॉस बी लूंगा तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है।
जिधर को अंगूठे की डायरेक्शन है वही एन कैप की डायरेक्शन है, वही सी कैप की। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको इधर वाला सेक्शन क्लियर हो चुका, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकले। अगर यस तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, शाबाश। अब एक बात और, दो वेक्टरों को ऐड कैसे करना है, इसको मैं इरेज कर दूं जरा। देखो बच्चे, अगर मैं ऐड करना सिखाना चाहता हूं तो मान लीजिए ए वेक्टर है 3 a कैप -2 i कैप, और बी वेक्टर है 2, चलो 8 i कैप माई +6 j कैप। ये मैंने दो वेक्टर ले लिए और मैं अपने बच्चों को पूछना चाहता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होए। ठीक है, एडिशन सिखाने लगा हूं। आपने क्या करना है, पहले इस ऊपर वाले वेक्टर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे होता है, ध्यान से सुनो। जैसे ए वेक्टर को लिखना हो x कंपोनेंट इंटू आई कैप, ए के पैर में y लिख रहा हूं y कंपोनेंट इंटू जे कैप, z कंपोनेंट इंटू के कैप। और तीनों कंपोनेंट्स में ख्याल रहे, तीनों कंपोनेंट्स में प्लस का निशान होना जरूरी है। तो बच्चा कहेगा सर इसको कैसे लिखोगे आप, 3 i कैप और 2 k कैप को। तो मैंने कहा अभी लिखते हैं बेटे, देखो सबसे पहले आई आगे कर दो। सर ये लिखा होगा तो लिख दो -2 i कैप। फिर टीचर कहता है जे वाला लिखो। सर जे तो इसमें है ही नहीं, तो 0 j कैप कर दो, 0 j कैप। फिर 3 k कैप है, उसको प्लस करके 3 k कैप। तीनों दोनों में प्लस का निशान देखो। अब इसमें भी सेटल करो। सर ये तो पहले ही सेटल है, 8 i कैप +6 j कैप। मैंने कहा बेटे नहीं सेटल, इसमें के कंपोनेंट तो लिखा नहीं हुआ। सर दिया ही नहीं हुआ, तो +0 k कैप कर दो ना। तो जब a प्लस बी वेक्टर को ऐड करना है तो आंसर क्या होगा, ध्यान से सुना। i में i वाला कंपोनेंट ऐड कर दो, इधर -2 और इधर 8, दोनों को ऐड करा तो बन गया 6 i कैप। और 0 में 6 वाला ऐड कर दो, दोनों j वाले, 0 + 6 6, 6 आ गया j कैप। और 3 + 0 k वाले कंपोनेंट ऐड कर दो, 3 k कैप। तो a प्लस बी को ऐड करके एक नया वेक्टर बन गया। यानी पहले दोनों वेक्टरों को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, फिर उनके आई के आई कंपोनेंट में ऐड कर दो, जे के जे में, के। और एक खास बात, कभी कभी इन दोनों वेक्टर को ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड पूछ लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड पूछे पेपर में, ध्यान से सुना, यानी कि मॉड, तो आप इसका आई कंपोनेंट ले लो, जे ले लो, के ले लो, तीनों कंपोनेंट को स्केयर करके ऐड करके अंडर रूट करना होता है। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, तो इसमें मैंने ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो निकालूंगा a x स्क्वायर, a y स्क्वायर, a z स्क्वायर का अंडर रूट। तो मेरे पास ये वेक्टर आ गया, a प्लस बी का एक सिंगल वेक्टर बन गया, उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, 6 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर अंडर रूट। और एक बात, अगर इन दोनों वेक्टरों में मैंने माइनस करना होता है, यहां माइनस a माइनस बी, तो बस फिर 2 में से 8, -2 में से -8 माइनस करना है, 0 में से 6 माइनस करना है, 3 में से 0 माइनस करना है, ऐड में ऐड करना है, माइनस में माइनस करना है। जिन बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आ गया और मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज गिव द रिस्पॉन्स। ओके, अब एक छोटी सी बात और है, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप वो भी सीखोगे तभी कुछ हो पाएगा। अगर ए वेक्टर हमें ऐसे दिया हुआ है,
ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और इस बार मैं ए डॉट बी पूछना चाहता हूं, ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि दोनों वेक्टर दिए हुए हैं और थीटा नहीं दिया हुआ। वेक्टर ए दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर बी भी दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, लेकिन एंगल थीटा नहीं दिया हुआ, स्मॉलर एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस। अगर तो ये स्मॉलर दिया होता तब तो मैंने आपको सिखा ही दिया था ए बी कॉस थीटा। और अगर ये थीटा ना दिया हो तो ए डॉट बी ऐसे निकालते हैं, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, उधर से उठाकर ए जेड बी जेड। ओके, अगर थीटा ना दिया हो, अगर थीटा दिया हो तो ऐसे, थीटा ना दिया हो तो ऐसे, लेकिन इसका आंसर और इसका आंसर सेम निकलेंगे, सेम आंसर। जिनको ये बात समझ आ गई रेज योर हैंड, शाबाश, बहुत अच्छे। अब इसी तरह से टीचर ने एक बार बताया आपको ए क्रॉस बी ऐसे निकालना है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। सिखाया थोड़ी देर पहले मैंने, इसको थोड़ा ठीक कर लें। साइन, साइन थीटा साथ में एन कैप। ये कब निकालना है? जब आपको ए वेक्टर भी दिया हो, बी वेक्टर भी दिया हो और थीटा भी दिया हो। लेकिन कभी ऐसे हो ए वेक्टर दिया हो कंपोनेंट फॉर्म में, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप दे दिया उसने, और बी वेक्टर भी दिया हो, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ये भी दे दिया। लेकिन मेरे बच्चों को थीटा नहीं दिया। तब ए क्रॉस बी निकालना हो तो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। ध्यान से सुनो कैसे करना है। फिर आपने क्या करना है, तीन ब्रैकेट्स बना देनी है। पहली ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट और तीसरी ब्रैकेट। पहली ब्रैकेट के बाहर आपने आई कैप लगा देना है, दूसरी के बाहर जे कैप लगा देना है, तीसरी के बाहर के कैप लगा देना है। और इन तीनों ब्रैकेट्स को आपस में ऐड कर देना है। जैसे मैं ग्रीन कलर से प्लस का निशान बना रहा हूं 2 बार, और 3 बार माइनस का निशान बनाना है। 3 बार माइनस का, जैसे मैं ब्राउन कलर से बना रहा हूं, माइनस, माइनस और माइनस। अब आपको 6 टर्म्स सीखनी है। एक टर्म यहां लिखेंगे, एक 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 यहां। 6 टर्म्स लिखनी सीख गए तो आपका आंसर आ गया। 6 में से 3 मुश्किल होती हैं और 3 बहुत आसान होती है। तो 3 मुश्किल वाली सिखाने लगा हूं, ध्यान से सुनना। योर अटेंशन। जब आप आई वाली ब्रैकेट में लिख रहे हो तो आगे वाले वेक्टर का जे जे पोर्शन ले लो और पीछे वाले वेक्टर का के ले लो। ध्यान से सुनो, सीक्वेंस क्या होता है, आई जे के, आई जे के, ये सीक्वेंस। और दूसरा सीक्वेंस क्या होता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ध्यान से सुनो, जब आई वाली ब्रैकेट लिख रहे हो तो लेफ्ट साइड वाले वेक्टर का आई से अगला क्या होता है, जे लेना है, और राइट वाले वेक्टर का जे से अगला क्या होता है, के लेना है। तो लेते हैं आई वाली ब्रैकेट में, इस जगह पर आगे वाले वेक्टर का जे कंपोनेंट, ये पड़ा जे कंपोनेंट में, जे को छोड़ दो बाकी को उठा लो, ए सबस्क्रिप्ट वाई। अब बी ले लो, जे वाला यूज हो चुका, अब के पे चले जाओ, सेकंड वेक्टर का के वाला उठाना है, सेकंड वेक्टर का के वाला, के को छोड़ दो, उसके साथ वाला लिखा हुआ जो है ना बी जेड, वो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो।
जिनको ये समझ नहीं आया वो अगली ब्रैकेट ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगा। अगर जे वाला लिखना है, देखो जे वाला लिखना है ना, जे वाला तो काट ही दो, उससे आगे चलो। ए, ये के है, ये आई है, इन दोनों को उठाओ, के और आई को। ए यहां लगा दो, के और आई को यहां लगा दो, इसके साथ के, इसके साथ आई। तो के वाला ये उठा लो, क्या लिखा हुआ है, ए जेड, और दूसरे वाले में आई लगा था, उसका आई वाला उठा लो, क्या लिखा हुआ है, बी एक्स। इनको मल्टीप्लाई कर दो। एक बार फिर से सुनो, शाबाश। हम कौन सी ब्रैकेट लिखने लगे हैं, के वाली। के वाले को तो छोड़ ही दो, आगे कौन से हैं, आई और जे। इन दोनों को उठाओ धीरे धीरे धीरे, आई और जे। ए यहां रखे, तो ए का आई वाला लेना है, बी का जे वाला। ए का आई वाला यानी कि ए एक्स, और बी का जे वाला, बी का जे वाला यानी कि बी जे, बी वाई, सॉरी बी वाई। तो ऐसे आपने मल्टीप्लाई, देखो बी का जे वाला यानी बी वाई। ओके, जिन बच्चों को यहां तक समझ आ गया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, शाबाश। अब टीचर ने तीन चीजें तो सिखा दी मुश्किल वाली, आसान वाली भी सुन लो कैसे निकालनी है। बस इन नीचे वाले सबस्क्रिप्ट को चेंज कर दो। क्या कर दो, यहां क्या है, ए वाई बी जेड, करना क्या है, ए जेड बी वाई, इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैंने चेंज कर दी, वाई जेड था, इधर जेड वाई कर दी। ए जेड यहां से उठा लो, बी वाई यहां से उठा लो, इधर भी चेंज कर दो। ए बी लिख के नीचे इंटरचेंज कर दो, एक्स जेड। फिर से देखो, ए बी लिख के इधर क्या है, एक्स वाई, आपने क्या कर देना, वाई एक्स। इस तरह से आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। कब, जब थीटा, देखो मैंने कहीं भी थीटा नहीं यूज करा। एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मैंने इस ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछ लिया होता, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, तो आपने व्हाइट वाली पहली ब्रैकेट यूज करनी है आई को छोड़कर, जे वाली ब्रैकेट यूज कर लेनी है सेकंड, जे को छोड़कर, के वाली ब्रैकेट यूज कर लेनी है के को छोड़कर। तो जो तीनों ब्रैकेट्स होंगी, पहले वाली उसका स्क्वायर, दूसरे वाली ब्रैकेट उसका स्क्वायर, तीसरे वाली ब्रैकेट उसका भी स्क्वायर, और तीनों ब्रैकेट को ऐड करके अंडर रूट कर देना है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। याद रहे, जब ब्रैकेट्स लिखनी है तो सारा कुछ लिखना है जो भी इस व्हाइट ब्रैकेट में है, लेकिन आई को साथ में नहीं लेना, आई कैप को छोड़ देना है, इधर जे कैप को छोड़ देना, बीच वाला उठा लेना, इधर के कैप को छोड़ देना है, व्हाइट ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखना है, तीनों ब्रैकेट का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करना है, तो मैग्नीट्यूड आ जाए। जिन बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। बहुत अच्छे बेटे, आपको लगता होगा सर ये तो प्लस वन का इतना सारा हो गया, लेकिन उसके बाद जब ये असाइनमेंट आप उठाओगे, आधे क्वेश्चन तो खुद ही कर लोगे। लो, मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन, ठीक है, योर अटेंशन। एक आ गया हमारे पास, ये देखो, क्वेश्चन नंबर, मेरे पास ये है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लस टू के सिलेबस में। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे दे रखा है, 5 जे कैप प्लस 5 आई कैप, सॉरी 4 जे कैप -4 के कैप क्रॉस 10⁵ न्यूटन पर क्यूलम। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया को कट करके जा रहा है, एरिया, एरिया को, ठीक है बेटे। और याद रहे, आपको पता होना चाहिए जो एरिया वेक्टर होता है ना, एरिया वेक्टर, वो एरिया से परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो हमें ये एरिया वेक्टर भी दे रखा है, कितना दे रखा है, इतना दे रखा है।
2 i कैप, सॉरी फिर से लिखता हूं, 2 i कैप माइनस जे कैप इंटू 10⁻², मीटर स्क्वायर। देखो ऐसा ही यूनिट, ऐसा ही यूनिट। अब हमसे पूछता है कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर का क्वेश्चन है, गास थ्योरम के आसपास मिलेगा। तो मेरे बच्चों ने सिर्फ ये फार्मूला याद करा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट। अब बच्चा कहेगा सर क्या आपके पास ई वेक्टर दिया हुआ है? मैंने कहा दिया हुआ है, ये पढ़ा। सर एरिया वेक्टर दिया हुआ है? मैंने कहा दिया हुआ है भाई, ये पढ़ा। सर उन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है? तो मैंने अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, तो बच्चे को बोला बेटे नहीं, थीटा तो नहीं दिया मेरे को। तो बच्चा मेरे को बोलेगा सर जो डॉट प्रोडक्ट का ये फार्मूला सिखाया था ना, ए बी कॉस थीटा, ये तो आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, आपके पास थीटा की वैल्यू ही नहीं। तो मैंने कहा फिर और क्या तरीका है? बच्चा कहेगा सर आपने एक और तरीका भी तो कराया था जिसमें आपने कंपोनेंट फॉर्म लिए थे। आई सेड यस यस, ए एक्स बी एक्स वाला, यस। तो उसमें क्या करना है? सर उसने आपने हमें सिखाया था इसका एक्स कंपोनेंट ले लो, इसका एक्स ले लो, प्लस इसका वाई ले लो, इसका वाई ले लो, प्लस इसका जेड ले लो, ई का, ए का जेड ले लो, और इनको आपस में कर दो। तो मैंने कहा बेटे ये वैल्यूज कहां से लो? कहता ये देखो सर कंपोनेंट फॉर्म, 5 × 10⁻⁵, ये इसका एक्स कंपोनेंट है क्योंकि ये आई के साथ लगा हुआ है। मैंने कहा 5 × 10⁻⁵। बेटे ए एक्स कहां से लो? सर यहां से लो, देखो 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। बहुत अच्छे। फिर मैंने कहा बेटे अगला भी बताओ। तो बच्चा कहता है सर ई वाई उठाओ, 4 × 10⁻⁵, 4 × 10⁻⁵। इससे मल्टीप्लाई करो सर ए के वाई कंपोनेंट्स। मतलब वाई वाला तो जे वाला होता है ना? हाँ जी सर। मैंने कहा बेटे जे के आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ। सर जिसके आगे कुछ नहीं लगा होता तो 1 मानना होता है, 1 × 10⁻², लेकिन माइनस का निशान है सर। मैंने कहा ओके, तो आपको -1 उठाना है, -1 × 10⁻²। अब सर जेड वाले भी ले लो, जेड का यहां माइनस आ गया देखो, प्लस करके -4 × 10⁻⁵, -4 × 10⁻⁵। मल्टीप्लाई किससे करना है? ए के जेड से। सर ए का जेड तो है ही नहीं, यहां के वाला कंपोनेंट ही नहीं है, के वाला कंपोनेंट नहीं है तो आप 0 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, 5 2 का 10, और ये 5 और 2 10⁻7 आ गया, और इधर देखो -4 और 10⁻7 आ गया, और ये तो खत्म ही हो गया बेटे, 0। 10 में से 4 माइनस कर दो, 6 × 10⁻7, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया। जिनको समझ आ गया यस रेज योर हैंड। बहुत अच्छी। तो आपने क्या देखा, इसमें सिर्फ +2 की इतनी नॉलेज यूज हुई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। उसके बाद इतनी चीज +1 की नॉलेज यूज होगी, और आपने सारा सॉल्व कर दिया बहुत आसानी से। ओके, तो सभी बच्चे वेक्टर्स के फार्मूलों को याद कर लो। ओके, और अगर आपके पास वो फार्मूले नहीं हैं तो मेरे को बताना, मैं फोटो भेज दूंगा, तो आप आके फोटो स्टेट करा लेना उसकी। दूसरी बात, अब इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है?
देखो, कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। ओके, कितना है भाई क्वेश्चन नंबर 6 में? 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर क्यूलम। ओके, देखो ये जो आई कैप लिखा है उसने, इसका मतलब क्या है? आपको वेक्टर में पता होना चाहिए, 3 एक्सिस होती है ना, ऑर्थोगोनल एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और आई की तरफ, एक्स की तरफ आई कैप होता है, वाई की तरफ जे कैप होता है, के कैप। और ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, ऑर्थोगोनल एक्सिस। और ये तीनों यूनिट वेक्टर दिखा है, एक्स वाई जेड ऑर्थोगोनल एक्सिस है। ये वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन है। तो उसने ई के साथ ना आई कम आई लिख रखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को कह रहा है इतना है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड। जो स्क्वायर है ना उसको ये फ्लक्स कट कर रही है, कहता उसकी ईच साइड है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो गया? एरिया आपको पता है, अगर स्क्वायर एरिया हो, SQUARE स्क्वायर, तो वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि 10 × 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें तो ऐसा ही यूनिट में चाहिए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये याद रहे। तो 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो स्क्वायर है तो 2 बार डिवाइड होएगा, तो ये मीटर स्क्वायर, यानी कि 1/100 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। एरिया आ गया, इस एरिया को फ्लक्स कट कर रही है। whose plane is parallel to, उस एरिया का जो प्लेन है, दैट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ये पड़ा वाई, ये पड़ा जेड। ओके, तो वाई, मैं थोड़ी सी लाइन लगा देता हूं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है वो प्लेन। तो इसका मतलब है प्लेन ऐसे खड़ा है, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। यहां पर प्लेन है वो। ओके, वाई जेड प्लेन के अंदर है, पैरेलल समझ लो या अंदर समझ लो। ओके, ये वाला एरिया ऐसे है। फिर वो कहता है इसमें से ये जो भी फ्लक्स निकली है वो आप बताओ। ओके, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ इट मेक्स 30 डिग्री विद द जेड एक्सिस। वो नेक्स्ट पार्ट है, पहले ये वाला आ गया। अब ध्यान से सुनो, अगर एरिया यहां खड़ा है, टीचर ने अभी अभी सिखाया, सर ने भी बताया होगा कि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर एरिया होता है। एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यह हुआ एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया। तो जब एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप लिख रखा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, है ना बेटे? दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तब ये दोनों पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल हो गए हैं तो दोनों में थीटा 0 डिग्री हो गया, यानी हमारे को एंगल भी पता लग गया। बाय द वे, अगर आपको एंगल में जजमेंट करनी नहीं आ रही वहां पर, तो इतनी बात तो सही है, अगर आपको एरिया की डायरेक्शन पता लग जाए और उसकी वैल्यू भी पता लग जाए, तो दोनों को मिक्स करके एरिया वेक्टर को ऐसे लिखा जाएगा। 1/100 को लिख रहा है टीचर 10⁻⁻² आई कैप मीटर स्क्वायर। सर ये आई कैप कहां से लेकर आ गए? क्योंकि एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। सर कैसे पता एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है? क्योंकि एरिया वेक्टर खुद वाई जेड प्लेन में दिया हुआ है स्टेटमेंट में, और एरिया वेक्टर अपने एरिया के हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो वाई जेड में अगर प्लेन खड़ा कर देंगे तो एरिया वेक्टर नेचुरली एक्स एक्सिस की तरफ ही हो सकता है, परपेंडिकुलर। तो ये भी आई हो गया, ये भी आई हो गया। अब हमारे पास दो वेक्टर आ गए और हमसे पूछा है फ्लक्स। फ्लक्स का डेफिनेशन ई डॉट ए, वेरी सिंपल, ई डॉट ए। तो ई डॉट ए कैसे निकालेंगे? ये पड़ा एक्स कंपोनेंट 5 × 10⁻³
देखो ऐसे करेंगे ना, ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। तो एक्स वाला हमारे पास ये पड़ा और एरिया का एक्स ये पड़ा, 10⁻²। तो बच्चा कहता है सर ई वाई और ए वाई कहां से लोगे? उसने दिया ही नहीं, दिया नहीं है तो जीरो। एरिया वेक्टर इधर है ही नहीं, जे जे वाला कंपोनेंट ही नहीं, तो 0 × 0। और इसमें जेड वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो जीरो। एरिया वेक्टर में के कैप वाला कंपोनेंट है ही नहीं, के वाला, तो जीरो। इसको सेट कर दो। 5 × 10⁻1 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है इसकी यूनिट। तो यानी कि 50 फ्लक्स होगी। गॉट इट? जिनको ये समझ आ गया रेज योर हैंड। यस, रेज योर हैंड। एक बच्चे ने मेरे को बड़ा अच्छा बोला, दूसरी क्लास में पढ़ा रहा था, कह रहे सर एक मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको ये फार्मूला लगाने की तो जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में। मैंने कहा भी क्यों? सर आपके पास ए पड़ा है, ई पड़ा है, थीटा पड़ा है, आपने तो बोला था ये तो तब लगाना होता है जब कंपोनेंट फॉर्म में हो और थीटा की वैल्यू ना हो। मैंने कहा बिल्कुल, थीटा मैंने 0 डिग्री यूज ही नहीं करा, लेकिन कंपोनेंट भी तो अवेलेबल है दोनों मेरे पास। बच्चा कहता है सर आपने ये भी बोला था अगर थीटा हो तो आप ये फार्मूला यूज करोगे, ये भी तो आपने बोला था, ई ए कॉस थीटा। मैंने कहा यस, बोला था। तो सर आप निकालो, ये निकालो, ये निकालो और थीटा बताओ, थीटा तो 0 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है, ई का मैग्नीट्यूड पुट करते हैं यहां पर, ए का मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, कॉस 0 डिग्री पुट करेंगे। सर ठीक है, कॉस 0 डिग्री पुट करो, दोनों सेम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, कॉस 0 1 होता है, तो ये बन गया ई ए। तो मैंने कहा बेटे ई का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तभी मल्टीप्लाई करूंगा। सर मैग्नीट्यूड का आपने याद नहीं, आपने कैसे सिखाया था, अगर एक वेक्टर अपने कंपोनेंट में दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट के स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैंने कहा बेटे यहां तो मेरे पास जे कंपोनेंट है ही नहीं, के कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ आई कंपोनेंट है। तो कहता सर फिर अकेला आई ले लो। तो ई का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 5 × 10⁻³ का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, जे है ही नहीं, 0 का स्क्वायर, के का स्क्वायर, के है ही नहीं, 0 का स्क्वायर, अंडर रूट। तो जब मैंने इसको देखा तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये कितना बन गया, 5 × 10⁻³ बन गया बस। इसी तरह से जब मैं ए कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालूंगा ए वेक्टर का, तो कैसे निकलेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। सर इसमें तो एक्स वाला ही पड़ा है, वाई तो जे है ही नहीं, फिर क्या करोगे आप? तो मैंने कहा भाई सिर्फ एक्स वाला पुट कर लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10⁻⁻² का स्क्वायर, जे है ही नहीं, 0 का स्क्वायर, के है ही नहीं, 0 का स्क्वायर, अंडर रूट। तो अंडर रूट से स्क्वायर कट के 10⁻⁻² आ गया। और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, 10⁻² पुट कर दो, फिर से आंसर 50 ही आ गया। सेम आंसर, सेम आंसर जो इधर से निकला वही उधर से। तो आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट आपको इस क्वेश्चन से पूरी तरह से क्लियर होगी भाई। जिन बच्चों को वाकई हाँ सर दोनों से एक ही मेथड है, डॉट प्रोडक्ट का मेथड आ गया, +2 की नॉलेज यूज करी, कैसे डायरेक्शन जज करनी है, जिनको ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। देखो बेटे रेस्पॉन्स देखो क्लास में पीछे मुड़ के, आपको खुशी होगी कुदरत ने आपको कितना अच्छा ब्रेन दिया है। सभी बच्चों का हाथ खड़ा है लगभग। वेरी गुड वेरी गुड। और अब क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चंस प्रिंट करे हैं, इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपके क्लास टीचर का है, 1-2 क्वेश्चन मेरे हैं, बाकी सर के हैं। तो हम लोगों ने ये असाइनमेंट बनाई है, मैं आपको ये शूट करने लगा हूं आपके स्कूल में। इस बेसिक्स को स्टडी रखते हुए आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है।
अभी भी ये लेक्चर मेरा पूरा होता है, टाइम नहीं है। तो वेक्टर्स पहले आपने रिवाइज करने, याद रहे ये आपके सर ने खुद से बनाई असाइनमेंट, हम आपको भेजने लगे हैं अभी, फोटो स्टेट कराएंगे, आपने प्रैक्टिस करनी है। आप यकीन मानो इन चीजों को माइंड में रखते हुए आप बड़ी जल्दी सॉल्व कर लोगे एक क्वेश्चन। चलो आज का वाइंड अप करते हैं, क्योंकि लेक्चर का टाइम यहीं तक अलाउड करता है। सबसे पहले वेक्टर को रिवाइज कर लेना, फार्मूले। थैंक यू, थैंक यू सर।